हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे और 4 महत्वपूर्ण सेल के ऑर्गेनेल के संदर्भ में। वे ऑर्गेनेल हैं लाइसोसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। तो इसकी शुरुआत हम लाइसोसोम से कर रहे हैं। यह लाइसोसोम सेल के अंदर पाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल है और सेल के अंदर यह भी विभिन्न कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए हम विस्तार के से इसके संदर्भ में समझते हैं। यह लाइसोसोम भी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। इस लाइसोसोम की खोज डी डवे महोदय किए थे। इस खोज के लिए डी डवे महोदय को सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह लाइसोसोम सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर बहुत ही आकार में छोटे होते हैं और यह गोलाकार होते हैं और यह अनेकों संख्या में मिलते हैं, यानी एक से अधिक संख्या में यह मिलते हैं। इसे सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। यह सेल के अंदर डाइजेशन और वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सॉरी, हम एक एक कर देखते हैं। पहले डाइजेशन के संदर्भ में ये क्या काम करता है, वहीं उसके बाद फिर हम देखेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में। इस लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। उस डाइजेस्टिव एंजाइम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं, या वो हाइड्रोलाइटिक नेचर के भी होते हैं, जो कि एसिडिक मीडियम में अधिक काम करते हैं, अधिक पावरफुल होते हैं। इस डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। इस डाइजेस्टिव एंजाइम में जो कुछ प्रमुख एंजाइम पाए जाते हैं उसका हमने जिक्र किया है, जैसे न्यूक्लियेजेस, यह न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। वहीं प्रोटीएजेस, यह प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करता है। एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है। लाइसोसोम के अलावा ऐसे भी यदि परीक्षा में पूछा जाए कि स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है तो वो एमाइलेज हो जाएगा, वहीं लिपिड का डाइजेशन लाइपेज हो जाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन प्रोटीएज हो जाएगा, वहीं न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन न्यूक्लियेज हो जाएगा। अब हम आते हैं कि यह वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम इतना जानते हैं कि सेल के अंदर डाइजेशन के फलस्वरूप कुछ न कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। यह लाइसोसोम क्या करता है कि उस वेस्ट प्रोडक्ट को फिर से तोड़ता है और तोड़कर उसमें से कुछ चीज़ों को फिर से उपयोगी बनाता है और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको फिर यह निकाल कर बाहर करता है। तो हुई ना यह कमाल की बात कि यह जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया वहाँ से भी कुछ निकाल लिया। तो इसीलिए इसे वेस्ट मैनेजमेंट में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसीलिए इसे हाउसकीपर ऑफ द सेल कहते हैं। कहीं कहीं इसके बारे में यह भी लिखा गया है कि यह डस्टबिन ऑफ सेल भी है। अब हम आते हैं लाइसोसोम के संदर्भ में। अनगिनत बार पूछा गया है, सबसे अधिक हॉट टॉपिक है लाइसोसोम के संदर्भ में कि इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है या कोशिका की आत्महत्या की थैली कही जाती है। परीक्षा में अनगिनत परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनेल हैं जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो वो लाइसोसोम है। या सुसाइडल बैग ऑफ सेल कौन है, तो वो लाइसोसोम है। ये कैसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल है ये हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल अब आते हैं कि एक टर्म है फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। यह लाइसोसोम क्या करता है कि जो कि सॉलिड मटेरियल या कुछ बड़े मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया, पैथोजन, फॉरेन पार्टिकल, इन सबों को क्या करता है यह लाइसोसोम कि तोड़कर इनएक्टिव कर देता है। ये जो एक्टिव होते हैं यानी हमारी बहुत सी बीमारियों से रक्षा ये लाइसोसोम ही करता है। इसके बावजूद कुछ बीमारियां हो जाती हैं तो उनसे लाइसोसोम लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है, या किसी वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो वहाँ पर यह फेल्योर होने लगता है। लेकिन सामान्य रूप में हम लोगों को बीमारियों से रक्षा यही लाइसोसोम ही करता है। और यह लाइसोसोम अधिक कहाँ इफेक्टिव होता है तो WBC में। WBC को पुलिसमैन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है और WBC में यह अधिक संख्या में पाया जाता है, वहाँ यह अधिक एक्टिव होता है। वहीं पिनोसाइटोसिस का मतलब हुआ कि जो बाहर लिक्विड मटेरियल पाए जाते हैं उसको भी तोड़कर यह इनएक्टिव बनाता है, यही टर्म पिनोसाइटोसिस हुआ। अब एक टर्म है ऑटोफाजी।
ऑटोफाजी में क्या होता है कि सेल का कोई ऑर्गेनल पुराना हो जाता है या वो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे ये डिकम्पोज कर देता है, जिससे कि सेल रिजुवनेट हो पाता है या सेल पुनर्यौवित हो पाता है, पुनर्यौवन को प्राप्त करता है, वो फ्रेश होता है। इसे हम ऑटोफाजी कहते हैं। अब एक टर्म है ऑटोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि सेल जब काफ़ी पुराना हो जाता है या किसी वजह से पूरा सेल रप्चर्ड हो जाता है या उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, यानी उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती है, तो उस स्थिति में यह क्या करता है कि अपने एंजाइम को पूरे सेल में स्प्रे कर देता है, छिड़क देता है। उसके फलस्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए रिजल्ट हमने डेथ लिखा है, इसीलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। यानी ऑटोलाइसिस ही सुसाइडल बैग ऑफ सेल के लिए ऑटोलाइसिस ही हुआ, यही वजह है। इस लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी में होता है, यह हम पहले भी देख चुके हैं। इसी ऑटोलाइसिस की वजह से हम एक इसका उदाहरण देते हैं कि शरीर में जब कहीं कुछ चोट लग जाती है, गंभीर चोट लग जाती है, तो आप देखते होंगे वो स्किन का पार्ट ब्लैक हो जाता है। पहले रेड होता है, फिर ब्लैक हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो ब्लैक हट जाता है। वहाँ पर यही लाइसोसोम काम करता है कि वो जो सेल डेड हो गया तो उसको लाइसोसोम गलाकर ख़त्म करता है, धीरे धीरे ख़त्म कर देता है और फाइनली रूप से स्किन फिर से पहले के कलर में आ जाते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में, ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसका नाम है वैक्यूल्स और हिंदी में इसे रसधानी कहते हैं। यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है और सेल के अंदर बहुत से कार्यों के लिए यह रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में समझते हैं। यह एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी एक झिल्ली की बनी हुई रचना है, संरचना है। हम पहले देख चुके हैं कि सेल में 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि डबल लेयर्ड हैं। उसमें एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा न्यूक्लियस और चौथा प्लांट्स में पाया जाने वाला प्लास्टिड। तो आइए फिर से आते हैं वैक्यूल्स पे। यह वैक्यूल्स सेल के अंदर बहुत सी चीज़ों को स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सी चीज़ों में हम उसको फिर से देख लेते हैं, यह सेल के अंदर फ्लूइड मैटर, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, आयंस, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, इन सभी चीज़ों को स्टोरेज करता है। वाटर मीन्स जल, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स मीन्स पोषक तत्व, फ्लूइड मैटर मीन्स की तरल पदार्थ, आयंस तो आयंस हैं ही। तो इन सभी चीज़ों को यह अपने अंदर एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, स्टोरेज करता है। उसकी वजह से ये जो स्टोरेज करता है उसकी वजह से यह टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। टर्गर प्रेशर जिसे हिंदी में आंतरिक दाब कहते हैं। तो और जो टर्गर प्रेशर को इन सभी चीज़ों को स्टोरेज करने की वजह से जो मेंटेन करता है, उस टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में इन सभी चीज़ों में वाटर का, जल यानी जल का सर्वाधिक योगदान है। यानी सबसे अधिक इन सभी चीज़ों में कौन रिस्पॉन्सिबल है टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में? तो वाटर, जल। और इस टर्गर प्रेशर की वजह से ही प्लांट्स की जो सेल हैं वो अपने निश्चित आकार को बनाए रखती हैं या बनाए रखने में मददगार होती हैं। यही टर्गर प्रेशर मेन रिस्पॉन्सिबल है उसके निश्चित शेप को बनाए रखने में। और इसी टर्गर प्रेशर की वजह से वो सेल का शेप सही रहा और उसकी वजह से पेड़ पौधे की पत्तियां और तने यानी उसके लीव्स और स्टेम वो बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। वो हम इसका एक बड़ा ही सटीक उदाहरण आपको बताते हैं कि गमले में रखे हुए पौधे, उससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि गमले में रखे हुए पौधे में पानी हम लोग खुद देते हैं, उसी से पानी उसे मिलता है। यदि किसी वजह से पानी देने में अधिक दिन हो गया, देर हो गई, पौधे को पानी नहीं मिल पाया, तो आप देखेंगे पहले उसकी पत्तियां झुक जाती हैं, उसके बाद उसके स्टेम जो होते हैं, तने होते हैं, वो भी झुक जाते हैं मुरझाकर और फिर सूखने लगते हैं। लेकिन ये जब तक वो झुके हुए हैं, तो यदि आपको पता चल गया कि ये पौधे झुक गए हैं, पानी नहीं दिए हुए हैं, वहाँ आप पानी देते हैं तो विदिन फ्यू आवर्स उसकी पत्तियां फिर से सीधी हो जाती हैं और उसके स्टेम सीधे खड़े हो जाते हैं। तो ये पानी देखिए कितना उसके शेप को, साइज को और उसे खड़े होने में कितना मददगार साबित हो रहा है, कितना रिस्पॉन्सिबल है। इन सभी चीज़ों को जो स्टोरेज कर लेता है, जितनी चीज़ों को बताए, तो उसकी वजह से ये सेल के अंदर जो पीएच वैल्यू है उसको भी ये बैलेंस कर लेता है।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ों वेस्ट प्रोडक्ट ये सब सभी चीज़ों को अंदर कर लिया। अब देखिए ये वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम करता है। वेस्ट मैनेजमेंट का कैसे काम किया, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गए उन वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये अपने अंदर स्टोरेज कर लेता है, और सिर्फ स्टोरेज ही नहीं करता है बल्कि उसको इनएक्टिव कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। तो एक तो वो स्टोरेज कर लिया और इनएक्टिव कर दिया। अब हम जानते हैं, ये तो जानते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो सेल के अंदर यदि रह गया तो वो भी सेल के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो उसे ये अपने अंदर ले लिया और उसको इनएक्टिव कर दिया। तो उससे क्या होता है कि सेल रिजुविनेट हो जाता है, सेल अपने आप को पुनर्यौवित महसूस करने लगता है, सेल पुनर्यौवन को प्राप्त कर लेता है, सेल अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। अब हम आते हैं कि ये सेल का, प्लांट सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन प्लांट, सबसे बड़ा कोशिकांग है पादप में। यदि कई बार परीक्षा में पूछा गया कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन प्लांट, तो आप वैक्यूल्स पे निशान लगाएंगे। यह इतना बड़ा होता है कि सेल का, प्लांट सेल का लगभग 50 से 90% तक का वॉल्यूम ये कवर कर लेता है। समझिए कितना बड़ा हो गया। और इसके बड़ा होने के पीछे वजह यह है कि प्लांट्स का सेल विथ रेस्पेक्ट एनिमल सेल काफ़ी फास्ट डिवीजन करता है, और इतना फास्ट डिवीजन करता है, जितनी तेज़ी से, जितना फास्ट वो डिवीजन करता है कि उतनी तेज़ी से उसका प्रोटोप्लाज्म का निर्माण नहीं हो पाता, फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो फलस्वरूप उस जगह को फुलफिल करने के लिए ये वैक्यूल्स वो जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। वहाँ बड़ा होने के पीछे यही वजह है। अब हम आते हैं कि ये एनिमल सेल में वैक्यूल जो होते हैं विथ रेस्पेक्ट प्लांट सेल, ये छोटे होते हैं साइज में, और यहाँ भी ये वाटर बैलेंस का काम करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जो हम लोगों का शरीर है वो लगभग उसका 70% पार्ट पानी का बना हुआ है। यदि एवरेज 60 kg एक ह्यूमन का बॉडी वेट लें तो मान लीजिए आपकी उसमें 42 kg हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी का है। समझिए कितना अधिक पानी है। और वो पानी कहाँ स्टोरेज है, एनिमल सेल में भी, तो वो वैक्यूल्स के रूप में, वैक्यूल्स में ही वो स्टोरेज है। हम लोग देखते हैं कि सामान्यतः प्यास लगती है तो एक गिलास पानी पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है। एक गिलास औसतन कितना, 300 साढ़े 300 ml का मैक्सिमम माना जाता है। समझिए उतनी पानी की कमी होती है तो प्यास लग जाती है। बहुत अधिक जब प्यास लगी रहती है तो 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं, मीन्स कि 1 लीटर की पानी कमी होती है तो उतने में हम लोग त्राय त्राय करने लगते हैं, और 2-3 लीटर पानी की कमी हो गई तो आप समझ सकते हैं। तो ये पानी का बैलेंस यही वैक्यूल्स करता है एनिमल सेल में भी। अब हम आते हैं कि ये जो वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये किसमें, प्लांट सेल में। प्लांट्स, कई बार पूछा गया परीक्षा में कि प्लांट सेल के वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो वो टोनोप्लास्ट हो गया। वहीं प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स के अंदर जितने सारे फ्लूइड मैटर होते हैं उन सबों को सम्मिलित रूप से सेल सैप कहा जाता है, जिसे हिंदी में कोशिका रस कहा जाता है। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम आएंगे न्यूक्लियस पे। अब हम डिस्कस करेंगे एक और ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल के संदर्भ में जिसका नाम है न्यूक्लियस, और हिंदी में इसे केंद्रक कहते हैं। यह न्यूक्लियस एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। साथ में सेल में ये बहुत से कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे ब्रेन या मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में समझते हैं। इस न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन महोदय किए थे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि न्यूक्लियस की खोज कौन किए हैं, तो रॉबर्ट ब्राउन महोदय किए हैं। यह न्यूक्लियस लगभग एनिमल सेल में लगभग बीच में पाया जाता है। ये देख रहे हैं आप, लगभग ये बीच में पाया जाता है। वहीं प्लांट सेल में न्यूक्लियस केंद्र में न होकर उसका झुकाव प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ अधिक होता है। तो एक अंतर देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल में यहाँ पर भी मिल गया कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, वहीं प्लांट सेल में न्यूक्लियस का झुकाव प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ अधिक होता है। यह न्यूक्लियस गाढ़ी, गोल और बड़ी संरचना होती है, यानी यह डेंस स्ट्रक्चर डेंस होता है। यह राउंड शेप में होता है और थोड़ी बड़ी इसकी संरचना होती है। यह डबल लेयर स्ट्रक्चर है। हम पहले कई बार जिक्र कर चुके हैं कि सेल में 4 ऑर्गेनेल डबल लेयर्ड हैं, तो उसमें एक यह न्यूक्लियस भी है जो कि डबल लेयर्ड है। यह न्यूक्लियस चारों तरफ एक पतली झिल्ली से, एक पतले मेम्ब्रेन से, थीन मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं,
उसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो जिस झिल्ली से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। वहीं न्यूक्लियस के किसके द्वारा अपने पदार्थों का, अपने मटेरियल का एक्सचेंज करता है, तो वो न्यूक्लियर पोर हो गया। अब ये न्यूक्लियस जो है वो सामान्यतः सेल में एक की संख्या में मिलते हैं, वहीं कुछ में एक से अधिक की संख्या में भी मिलते हैं और कुछ में नहीं मिलते हैं। उसका उदाहरण हम लेते हैं आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए आरबीसी का डिवीज़न नहीं होता है। आरबीसी में डिवीज़न नहीं होता है बल्कि उसका फॉर्मेशन होता है, और उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में। यहाँ भी एक क्वेश्चन हो गया कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर जितने मैटर पाए जाते हैं उसे सम्मिलित रूप से न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, हिंदी में उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसी न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल का यह स्टोरेज करता है, और वो जेनेटिक मटेरियल इसमें कहाँ रहता है, तो वो क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में रहता है। उसे जो रहता है उसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। सॉरी, क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में नहीं बल्कि उसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। यह हिंदी में इसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। यह क्रोमेटिन नेटवर्क डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन नेटवर्क किस चीज़ का बना होता है, तो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। और जब सेल डिवीजन होने लगता है तो उस सेल डिवीजन के समय यही क्रोमेटिन नेटवर्क छोटे और मोटे होकर या संकुचित होकर छोटे छोटे रूप में आ जाते हैं, उसे क्रोमोसोम कहते हैं। यही क्रोमोसोम ह्यूमन में 23 पेयर में मिलते हैं। क्रोमोसोम को सामान्यतः जब भी लिखा जाता है तो पेयर में लिखा जाता है, तो इसीलिए ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए गए, तो 23 पेयर या 23 जोड़े में। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 पेयर। यदि पेयर में न रहा तो आप 46 देंगे। यह डीएनए जो होता है इसका डीएनए का भी फंक्शनल यूनिट जीन है। ये जो डीएनए का बना हुआ क्रोमेटिन नेटवर्क, तो उसका फंक्शनल यूनिट जीन है। वहीं जीन को हेरेडिटरी यूनिट भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि हेरेडिटरी यूनिट क्या है, तो वो जीन है। वहीं फंक्शनल यूनिट डीएनए का क्या है, तो वो जीन है। और डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा गया परीक्षा में कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। हम एक बार फिर से इसके फंक्शन पे देख लेते हैं। यह क्या करता है, तो कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को यह कंट्रोल करता है। या स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो क्रोमेटिन नेटवर्क में ही रहते हैं, और यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाते हैं वो इसी के थ्रू जाते हैं। और हम लोग देख ही लिए कि हेरेडिटरी यूनिट क्या है, तो वो जीन है। डीएनए का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो जीन है। यह कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो बॉडी में, सेल में होता है, उसे भी यह कंट्रोल करता है। डीएनए के आधार पर ही मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, और इसी मैसेंजर आरएनए के निर्देश पर राइबोसोम, यानी इसका राइबोसोमल आरएनए, उसके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इतने सारे कार्यों के आधार पर इसे हम लोग मैनेजर या ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। यह सेल के विभिन्न कार्यों के बीच में को कंट्रोल भी करता है और उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। जैसे बहुत सारे कार्य में हो गए, सेल डिवीजन हो गए, सेल का ग्रोथ हो गया, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई, उसका डिवीजन हो गया। उन सभी चीज़ों को यही कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन करता है। और अंतिम में एक बात यह कि यह न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। परीक्षा में यह भी कई बार पूछा गया कि लार्जेस्ट ऑर्गेनल एनिमल सेल में कौन है, तो वो न्यूक्लियस है। वहीं हम पहले देख चुके हैं कि प्लांट सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन है, तो देख चुके हैं कि वो वैक्यूल है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आएंगे न्यूक्लियोलस पे। अब हम आते हैं न्यूक्लियोलस पे, जिसे हिंदी में केंद्रिका कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है, तो यह
न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, यानी केंद्रक के अंदर पाया जाता है। देखिए ये न्यूक्लियोलस यहीं पे है, यह यूकैरियोट सेल में पाया जाता है और यह सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सामान्यतः इसका शेप राउंड होता है या ओवल होता है और ये छोटी होती है। जो लेस एक्टिव सेल हैं यानी कम क्रिया वाली कोशिका हैं, वहाँ यह और भी छोटी हो सकती हैं या हो सकता है नहीं भी पाए जाएं, किंतु वहीं सेक्रेटरी नेचर की जो सेल होती हैं यानी जो स्रावी कोशिकाएं होती हैं, वहाँ एक या एक से अधिक भी पाया जाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं या इस आधार पर यह हम मान सकते हैं कि इसकी संख्या सेल के टाइप और सिचुएशन यानी सेल के प्रकार और अवस्था पर यह निर्भर करती है। मतलब किस सेल में वो सेल का नेचर कैसा है, वो किस सिचुएशन में है, उसी आधार पर न्यूक्लियोलस की संख्या नंबर डिपेंड करती है। इसका मुख्य कार्य जो है, इसका मुख्य कार्य है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। इसके संदर्भ में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो वो न्यूक्लियोलस में होता है। हम जब राइबोसोम पढ़ रहे थे वहाँ भी देखे थे कि राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वो न्यूक्लियोलस में होता है। ये फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, राइबोसोमल सब यूनिट क्या हुआ, जो कि फाइनली रूप से प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोमल सब यूनिट में यह राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन को दोनों को मिलाकर राइबोसोमल सब यूनिट हो गए और वही साइटोप्लाज्म में जब जाते हैं तो वहाँ पर जाकर यह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस प्रकार हम लोगों का सेल चैप्टर आज समाप्त हुआ।